24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया पर्दाफाश। शुक्रवार को तनक दमाहे की खैरलांजी के पास मिली थी रक्त रंजित लाश। मुक्का ही निकला हत्यारा। जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी सहमति से सुलझाए गए 874 प्रकरण। 1,84,95,638 रुपए के पारित किए गए अवार्ड। विधानसभा चुनाव के न्यूज चैनलों में दिखाए गए एग्जिट पोल से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। राजनीतिक पार्टियों ने कहा एग्जिट पोल नहीं है चुनावी परिणाम। जिला अस्पताल के रैन बसेरा की हालत दयनीय। जिला अस्पताल प्रबंधन की उपेक्षा के चलते मरीज के परिजनों के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है रैन बसेरा। नगर पालिका ने फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि सब्जी विक्रेताओं के लिए दुकानों की हो बेहतर व्यवस्था। सीए इंस्टीट्यूट के हो रहे चुनाव। आयकर कार्यालय में पहुंचकर चार्टर अकाउंटेंट ने किया मतदान। और समाजवादी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने रिटर्निंग ऑफिसर आईसीसी बोगचे को मतगणना से दूर रखने की करी मांग। बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में गड़बड़ी होने की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को मंदिर के पास हुए अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए खैरलांजी पुलिस ने हत्या के आरोपी मुक्का उर्फ गणेश बहेटवार निवासी खैरलांजी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को खैरलांजी के पुरानी पुलिस चौकी के पास हनुमान मंदिर के ओटला में तनकलाल दमाहे की रक्त रंजित लाश पुलिस ने बरामद की थी। इस दौरान मृतक के परिजनों ने तनक की हत्या की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं इस मामले को लेकर संदेही मुक्का को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपराध कबूल करते हुए कुल्हाड़ी से तनक की हत्या किए जाने की बात कही। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को मान्य अदालत में पेश किया जाएगा। दिनांक 6/12/18 की दरमियानी रात को मृतक तनकलाल जो पुरानी चौकी हनुमान मंदिर में सोता था डेली की तरह, और 6/12/18 को भी सो रहा था कम्बल ओढ़कर। आरोपी गणेश उर्फ मुक्का उसको देखते रहा कि ये कब सोएगा और इसकी हत्या करूंगा। वो जैसे गहरी नींद में आता है और आरोपी गणेश उर्फ मुक्का जाके उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है, जो घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। इसकी सूचना सुबह जब थाना पे टीआई साहब को प्राप्त होती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और उसके भाई गुनाराम दमाहे की रिपोर्ट पर वहीं पे मर्ग कायम करके वहीं जांच शुरू कर देते हैं। सर, हत्या के कारण क्या बताया जा रहा है? वहाँ पूछताछ पे जानकारी ये मिली कि मृतक जो है तनकलाल को हमेशा मुक्का उर्फ गणेश के साथ मारपीट करता था। वो थोड़ा हकलाता है और शरीर से कमज़ोर भी है। तो क्या मानसिक रूप से इसे विक्षिप्त? नहीं, विक्षिप्त नहीं है, कहीं से विक्षिप्त नहीं है। परेशान तंग आकर उसने जो है रात्रि में हत्या किया है। तो ये फिर मुक्का जो कहा जा रहा है, मतलब जो आरोपी है नहीं तो बोलता है, हाँ। बोलता है तो तलियाता है। सर, इस धाराधार हथियार से कौन से हथियार से इसमें? ये कुल्हाड़ी से मृतक तनकलाल की हत्या सिर में चोट पहुंचाकर किया है। सर, इसने कितने बजे घटना को अंजाम दिया है? 11-12 के दरमियान। सर, इसके पीछे कैसे पहुंचे आप इस तक? नहीं, वहाँ पे मोहल्ले में जो है परिजनों ने भी बताया कि मृतक परिवार के कि ये हमेशा जो है तनकलाल इसके साथ मारपीट करता था, जो इसके साथ रंजिश चल रही थी। सीए इंस्टीट्यूट में जारी चुनाव के तहत शनिवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। हनुमान चौक के समीप स्थित आयकर विभाग के कार्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया, जहां जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पहुंचकर मतदान किया।
इस मतदान प्रक्रिया के दौरान जिला आयकर अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस चुनाव में सेंट्रल के लिए 15 और रीजनल के लिए 26 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। वहीं इस दौरान मतदाता के तौर पर पहुंचे सीए बलजीत सिंह छावड़ा ने बताया कि इस इलेक्शन में सीए वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो इलेक्शंस देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस होते हैं जो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के हैं और रीजनल काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं। आज हम सब सीए इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिस को यहाँ का मतदान केंद्र बनाया गया है सीए इंस्टीट्यूट द्वारा, और आज सभी सीए यहाँ पे वोट्स कर रहे हैं। जो बहुत सारी पोस्ट के लिए वोट्स होते हैं, प्रेफरेंस वाइज होते हैं, जो हम सब लोगों ने वोट किए हैं आज। थैंक यू सर। किस तरीके की मतलब कमियों को पूरा करते हैं, जैसे आप लोग अपना जो भी हम लोग के यानी सीएस की जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो हम लोग उनको फीडबैक देते हैं। चेयरमैन्स को, जो वाइस चेयरमैन इलेक्ट होते हैं, सेक्रेटरी इलेक्ट होगा, उन सबको हम लोग अपने फीडबैक्स देंगे यहाँ से। तो सभी के वोट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कोशिश करके मैक्सिमम लोग वोट करते हैं जिससे कि अच्छी तरह इलेक्शन सफल हो पाए और अच्छा कैंडिडेट अच्छी पोस्ट पर आए। तो जो भी हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स होगी वो हम अपने रीजन तक पहुंचाते हैं और रीजन से सेंटर तक सॉल्व होती है। इसी कारण सब सीएस कोशिश करते हैं कि वोट करें। क्या सोच करके आपने आज मतदान किया है यहाँ पे? अपने कैंडिडेट्स के नेम्स देखते हैं, कौन कैंडिडेट कैसा है, उसने क्या काम किया है, वो कौन सी पोस्ट पे थे लास्ट टाइम से, पूरा देखा जाता है। उनका एक्सपीरियंस कितना काउंट होता है, वो हमारी बातों को कहाँ तक लेके जाएंगे ऊपर, उसी तरीके के कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कौन से पद के लिए मतदान किए हैं? चेयरमैन के होते हैं, वाइस चेयरमैन के हैं, सेक्रेटरीज के हैं, रीजनल वाइज होते हैं, सेंट्रल वाइज होते हैं। एक होता है सेंट्रल जो पूरे। वहीं जिला आयकर अधिकारी यूएस मर्सकोले ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर आज आपके यहाँ मतदान किया जा रहा है, किस चीज़ का मतदान है? ये जो सेंट्रल बॉडी और रीजनल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं सीए लोगों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के, जो कि ये जब बजट बनता है, देश का बजट बनता है, तब ये लोग अपने जो प्रॉब्लम होती है, जो व्यापारियों को जो परेशानी होती है, उद्योगपतियों को जो परेशानी होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उनके पदाधिकारियों की आज इलेक्शन हो रही है। तो आज हमारे यहाँ पे लगभग 43 रजिस्टर्ड सीए हैं बालाघाट ज़िले में, तो उनका चुनाव हो रहा है आज। और यहाँ से लोकल से तो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन सब बड़े शहरों से हुए हैं, जो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, बॉम्बे हो गया, और बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा लोगों के ज़्यादा सीए लोग रहते हैं, तो वो अभी चुनाव में खड़े हुए हैं। तो ये लोग जब ये चुन कर के जब जाएंगे, जो पदाधिकारी लोग चुन कर के जाएंगे सीईओ एसोसिएशन के, तो वो जा कर के जब बजट बनेगा, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाते हैं, तो जब ये लोग बताते हैं उनको कि हमको साहब ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको ये छूट दीजिए, वो छूट दीजिए, या इसको टैक्स में कर लाइए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परसवाड़ा और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे को इस मतगणना की प्रक्रिया से दूर रखने की मांग की है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्री मुंजारे ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे रात के समय रोजाना मंत्री गौरी शंकर बिसेन के घर जाते हैं और उनके ड्राइवर व अन्य लोग मंत्री बिसेन और केसी बोपचे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने डाक मतपत्र से मतदान किए जाने वाली प्रक्रिया पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी को रोकने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दिए जाने की बात कही है। तो मतगणना जो है, जो प्रारंभ हो रही है, उसमें हमको ये आशंका है कि प्रशासन के लोग उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। जो रिटर्निंग अधिकारी जो है, खासतौर से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 110 मिस्टर केसी बोपचे, इनके रहते मतगणना और चुनाव परिणाम निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है। इसके कारण यह है, एक तो अभी 3 तारीख रात में 11 बजे भाजपा के जो प्रत्याशी है गौरीशंकर बिसेन, उनके घर पर ये पैदल चल के गए, 1 घंटे वहाँ पे रहे हुए हैं, उनकी बातचीत हुई है 1 घंटे तक, और उसके बाद से इनका रोज़ आना जाना है। और ये भी आप सबको पता है कि वो गौरीशंकर बिसेन के स्वजाती हैं, और इनके पास जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी इन्होंने मलाजखंड से लाया हुआ है। प्राइवेट ड्राइवर को उन्होंने ड्राइविंग करने रखा अपनी गाड़ी की। ड्राइवर की ज़रूरत थी आपको, तो वो भी स्वजाती है ठाकरे। तो अगर ड्राइवर की आपको आवश्यकता थी तो आपको कोई सरकारी ड्राइवर रखना था, आपने प्राइवेट ड्राइवर क्यों ले रखा है?
उसकी वजह यह है कि ड्राइवर भी जो है इनकी जो बातचीत है उसको आदान प्रदान करते हैं गौरीशंकर बेसिन के द्वारा। केसी बोपचे की बात और गौरीशंकर की बात को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं ड्राइवर ठाकरे जो मलाजखंड के हैं। और एक इनका जो पीए है बसंत रंगडाले, उनका आना जाना बराबर वहाँ लगा हुआ है, वो बैठे रहते हैं, वहाँ पर चर्चा होती बात होती है। तो भी गौरीशंकर और बोपचे के बीच में चर्चा को यहाँ से वहाँ आदान प्रदान करते हैं। और एक कोई चश्मा वाला और कोई उनका स्वजाति है, वो भी वहाँ पे रोज़ आके बैठे रहते हैं, रोज़ उनकी बातचीत होती है। इस तरह से ये हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वहाँ पे चुनाव परिणाम में ये गड़बड़ी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं काउंटिंग के दिन 11 दिसंबर को। इसलिए इनको वहाँ से हर हालत में अलग किया जाना चाहिए उस दिन के लिए, तभी निष्पक्ष चुनाव वहाँ पे संपन्न हो सकते हैं, परिणाम निष्पक्ष आ सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत गंभीर मसला है ये। दूसरी बात, ये जो डाक मत पत्र जो जारी किए गए हैं, वैसे तो कर्मचारी जिस दिन ड्यूटी में भेज रहे थे तभी उनको डाक मत पत्र उनको वितरण कर दिया जाना था, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं किया। और अब जब कर्मचारी जो आ रहे हैं अपने डाक मत पत्र डालने के लिए, तो उनको बोलते हैं अभी कल आना, कभी बोलते हैं 4 नंबर के कमरे में जाओ, कभी बोलते हैं 5 नंबर के कमरे में जाओ। इधर उधर उनको परेशान होना पड़ रहा है। तो इससे ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि प्रशासन को ये समझ में आ गया है कि मतदाता का जो कर्मचारी जो मतदाता उनका रुझान जो है सत्ता पार्टी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखी एलईडी के बंद होने का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में लगी एलईडी रात के समय बंद हो गई थी, जिसका विरोध करने पर एलईडी पुनः शुरू कर दी गई। इनका एलसीडी जो चल रहा है, आज मुझे सूचना मिली है कि करीब 1 मिनट तक के एलसीडी इनका बंद रहा दोपहर में। वहाँ बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि वो टेक्निकल खराबी थी, ये खराबी थी। हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ पर है जो बैठे थे, उन्होंने हल्ला किया कि भाई क्यों बंद है, तब तुरंत चालू किया 1 मिनट बाद उन्होंने, क्यों बंद हुआ भाई, और लाइट चल रहा है, लाइट वहाँ पे चालू है, लाइट बंद नहीं है, लाइट गोल नहीं है। और मेरे पास भी खबर आई है कि ये 8, 9, 10 के बीच में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं ईवीएम मशीन में। आज ही मेरे पास खबर आई है करीब 12-1 बजे। और 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट क्यों बंद हुई, जब लाइट चालू कैसे बंद हो रही है एलसीडी। हमने तो वो भी मांग किया था कि भाई आप इसको लाइव करो, आप ऑनलाइन करो, आप सीसीटीवी कैमरे को सब लोग देखें, मतदाता अपना देखे अपना मत हमारा सुरक्षित है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जिन्होंने वोट डाला है बहुत कीमती चीज़ डाला है, कोई कीमत उसकी दे नहीं सकता है, तो उनके वोट सुरक्षित रहना चाहिए। जिसको उन्होंने वोट दिया है उसके पास ही रहना चाहिए ना, वो उसको बदल के दूसरा कैसे दे रहे हो आप, ट्रांसफर कैसे करो आप, ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है, देशद्रोही काम है ये, कैसे बदल दोगे आप। पहले भी हमने कहा था, पहले भी आपसे बताया था कि वैसे भी हमारे प्रतिनिधियों को वहाँ रुकने के लिए, रखवाली करने के लिए 3 दिन बाद उन्होंने मतलब अनुमति दी है। जो अनुमति उनको 28 तारीख को दे देना था हमको, या 29 को दे देना था, वो अनुमति दी उन्होंने 2 तारीख को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत विभिन्न प्रकृति के विवादों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय परिसर में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजा राम भारतीय के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में बैंक, विद्युत विभाग एवं बीएसएनएल के प्रकरणों में प्रीलिटिगेशन के 686 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 55,81,918 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से मोटर दुर्घटना दावा के 28 निराकृत प्रकरण में 66,84,400 के अवार्ड पारित किए गए तथा 56 दंड प्रकरण, चेक बाउंस 26 प्रकरण, 19 व्यवहारवाद एवं 8 निष्पादन प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया। इस प्रकार लंबित समझौता योग्य रेफर्ड लगभग 1700 प्रकरणों में कुल 188 प्रकरणों का निराकरण अभय पक्षों के मध्य सहमति के आधार पर किया गया, जिसके कुल 1,29,13,720 के अवार्ड पारित किए गए। इस प्रकार प्रीलिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित कुल प्रकरणों में से 874 प्रकरण निराकृत किए गए तथा कुल राशि 1,84,95,638 के अवार्ड पारित किए गए। इस संदर्भ में
में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। रेगुलर केसेस में से 188 का निराकरण हुआ है। इनमें से मोटर दुर्घटना दावा के 28 प्रकरण, 56 दांडिक प्रकरण, चेक बाउंस के 36 प्रकरण, 19 व्यवहारवाद, 8 निष्पादन प्रकरण शामिल हैं। रेगुलर केसेस में से कुल 1,29,13,720 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 686 प्रकरणों का निराकरण हुआ इस लोक अदालत में, जिसमें 55,81,918 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। इस तरह से यह लोक अदालत बहुत सफल रही और इसमें हमारे सभी न्यायाधीशगण, पक्षकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्टाफ का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और यह लोक अदालत पिछली लोक अदालत की तुलना में काफ़ी सफल रही। वहीं वारासिवनी के व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां आपसी राजीनामे से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन के 108 प्रकरण निराकृत कर 1,55,456 राशि वसूली गई। वहीं नियमित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों में से 23 का निराकरण किया गया और 4,70,829 के अवार्ड पारित किए गए। खंडपीठ क्रमांक 11 में नियमित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों में से 7 का निराकरण किया गया और 6,34,000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। खंडपीठ 12 में दंडिक व्यवहारवाद तथा भरण पोषण से संबंधित 14 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुल 47 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। खंडपीठ क्रमांक 13 के कुल 11 मामले निराकृत किए गए और 3,55,500 रुपए पराक्रम लिखित अधिनियम में समझौता राशि के रूप में दिलाई गई। खंडपीठ में 14 में से अलग अलग प्रकृति के कुल 10 मामले निराकृत किए गए एवं कुल 5500 रुपए वसूल हुए। भैया आपको पूरा परिचय? मैं एडवोकेट आनंद बिसेन, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल ग्रामीण मध्य प्रदेश बैंक। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया वाराणसी बालाघाट। ये जो आयोजित किया गया था नेशनल लोक अदालत, इसमें किस तरह से केस पहुँचे? ये क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे हमारे माननीय एडीजे साहब की अध्यक्षता में, उनके संयोजन में और हमारे अन्य माननीय न्यायाधीशगणों के कुशल संयोजन में वर्ष के अंत की ये अंतिम हमारी नेशनल लोक अदालत है। और नेशनल लोक अदालत का जो वर्ष में लगभग 6 बार जो आयोजन हो रहा है, उसके पीछे माननीय उच्च न्यायालय की यही मंशा है कि उपभोक्ताओं को और बैंकर्स को प्री लिटिगेशन के केसों में, अन्य मामलों में, चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे सिविल के मामले हों, चाहे दंडिक मामले में, त्वरित और सुलभ न्याय देने की मंशा को लेकर के ये लोक अदालतें लगती है। और इसमें देखा जा रहा है कि जो आंकड़े और जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय को और माननीय जिला न्यायालय को सबको सफलता अर्जित हो रही है और उपभोक्ताओं को भी इसमें सुलभ और सरल त्वरित न्याय मिल रहा है। ये पूर्व में वर्ष में 2 बार लगते हैं, इस बार 6। राजेंद्र गुहार, शासकीय अधिवक्ता, वाराणसी। ये जो नेशनल लोक अदालत हर 3 माह में आयोजित किया जा रहा है और पूर्व में 2 वर्ष में 2 बार लगते हैं, तो पब्लिक अच्छी रीति रुझान में, तो इस बार कम दिखाई दे रहा है, क्या कारण? नहीं, 3 महीने नहीं, हर 2 महीने में, साल में 6 लोक अदालत लग रही है। उसके पीछे अनावश्यक रूप से जो लंबित प्रकरण रहते हैं, जो राजीनामा योग्य रहते हैं, दीवानी प्रकरण रहते हैं, एक्सीडेंट क्लेम केस रहते हैं, इसमें लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की मंशा यह है कि लिटिगेंट्स को, पक्षकार को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, आपस में समझाइश दे करके लोगों को त्वरित न्याय प्रदान किया जाए।
इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ पर अभी साल भर में 6 लोक अदालत लग रही है। किस तरह से ज़्यादा केस आते हैं? ये खासकर जैसे बैंक के केस हैं, एमपीबी के बकाये के केस हैं, नगर पालिका के बकाये के केस हैं, एक्सीडेंट क्लेम केस हैं और राजीनामा योग्य जो फौजदारी केस हैं, उस प्रकार के केसों का निराकरण यहाँ लोक अदालत में होता है। समाधान किस तरह से किया जाता है उसका? समाधान दोनों पक्षों को समझाई दी जाती है। जैसे क्लेम केस है। आपका परिचय मैम? स्वाति श्रीवास्तव, विधिक सेवा समिति। मैम आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय वाराणसी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय श्रीमान धीरेन्द्र सिंह सर के मार्गदर्शन में किया गया। अपनी कितने क्या प्रकरणों का निराकरण किया गया? आज वाराणसी व्यवहार न्यायालय में कुल 5 खंडपीठ गठित की गई थी, जिसमें से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान कमलेश सनोडिया सर के खंडपीठ से विद्युत अधिनियम के लिटिगेशन के 109 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। 2,56,000 रुपये की राशि वसूल की गई है और नियमित व्यवहारवाद और आपराधिक प्रकरणों के कुल 23 निराकरण किए गए हैं। उसमें से 4,70,829 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। इसी प्रकार खंडपीठ क्रमांक 11 सेकेंड एडीजे सर श्रीमान मनोज कुमार सर की खंडपीठ से नियमित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों के कुल 7 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 6,34,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। इसी तरह से खंडपीठ क्रमांक 12 श्रीमान विपिन सिंह भदौरिया की खंडपीठ में दांडिक एवं व्यवहारवाद और भरण पोषण के कुल 24 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी तरह बैंक के लिटिगेशन प्रकरणों का 19 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और 8,69,980 रुपये की राशि वसूल की गई है। और इसी तरह से खंडपीठ क्रमांक 13 में श्रीमान राहुल सोलंकी सर के न्यायालय से चेक बाउंस व्यवहारवाद के कुल 11 मामले निराकृत हुए हैं। उसमें से 3,55,000 रुपये का राशि दिलाई गई है और खंडपीठ क्रमांक 14 में सुश्री संगीता पंद्राम मैडम की खंडपीठ से कुल 10 मामले निराकृत। वहीं जिला अधिवक्ता संघ ने नेशनल लोक अदालत में अपना पूरा सहयोग प्रदान नहीं किया। विभिन्न खंडपीठों में अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति न देकर विरोध दर्ज किया। इस संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज नेशनल लोक अदालत का विरोध जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनी मनमानी तरीके से अधिवक्ताओं की खंडपीठ में बैठने के लिए सूची भेजी गई है। जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के द्वारा जो सूची भेजी गई थी उनके नामों को उसमें दर्ज नहीं किया गया, इसलिए जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट उसका विरोध कर रहा है। तो जिन मांगों को लेकर आपकी सूची गई है, इसमें किन का विरोध किया जा रहा है? मतलब बेसिक मांगे क्या है आपका? हमारा बेसिक मांग ये है कि जो खंडपीठ में पूर्व में अधिवक्ता बैठे थे उनको मानदेय का आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया, इसके लिए भी हमारा विरोध है। बैहर क्षेत्र के ग्राम कोहारा के करीब आधा दर्जन ग्रामीण आदिवासियों ने शनिवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के 5 लोगों को उन्होंने जमीन खरीदने के लिए 3,10,000 रुपए की राशि दी थी, लेकिन अब तक ना ही उस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हुई है और ना ही उन्हें दी गई राशि वापस लौटाई गई है। आपको बता दें कि इन ग्रामीणों ने 10 एकड़ 52 डिसमिल जमीन का सौदा 13,75,000 रुपए में 3 फरवरी 2014 को बैहर निवासी कपिल साहू और दिलीप साहू निवासी बैहर के साथ किया था। बयाने के तौर पर उन्होंने इस व्यक्ति को 3,10,000 रुपए दिए थे। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम आपका? रामलाल। कहाँ रहते हैं आप? अभी तो गोहारा रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, आज आपने एसपी साहब को शिकायत की हो, किस लिए की हो शिकायत? हमारे पैसे वापस करने के लिए। नहीं तो किसने ले लिया पैसे आपको और क्या पैसे, क्यों पैसे दिए थे आपने उनको? उनको जमीन करने के लिए। जमीन नाम करने के लिए? हाँ, जमीन। तो क्यों, कहाँ रहते थे आप पहले? पहले झोलर रहते थे। जी हाँ, क्या हुआ था झोलर में? झोलर में वहाँ से स्थापित इनकाना की तरफ से कान वहाँ से निकाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ से निकाल रहे हैं? हाँ, वहाँ से निकाल रहे हैं। तब फिर हम लोग पैसे से देंगे। पैसों से दिया उनने फिर? हाँ साहब लोग, तो हम कहीं खरीद ली जमीन। हाँ, तब फिर जमीन खरीदी। हाँ हाँ, जमीन खरीदने के बाद में फिर कहते वो साहब जी हैं, कहते ये जमीन में नपा 10 एकड़ देते हुए। हाँ, फिर देश जब फिर देश तो वह पट्टा का घास जमीन। अच्छा, जमीन बताई बाद में जब नपवाए तो फिर चालू हुए, नपवाद घनी नहीं आई। आ जाओ फलाने दिन किशोरी ना आई थी नहीं, दूसरा दिन नपवाए, दूसरा दिन फिर गई नहीं हुआ। तो हम कहते बुला ले हम चल रही।
तब फिर जी पटवाए में धर के नपवाई तो घास जमीन में ना पवान आई सामान मन नहीं आई। हम लोग कहें दूसरा जमीन दें तो पैसा सीमांकन करवा के देंगे। कितना पैसा किसको दिए थे पैसा आपने? दिलीप हाँ साहू को। कितना पैसा? 3,10,000। कितने लोगों ने दिया था? 5 खाता। तो यहाँ लगा किए हो शिकायत एसपी साहब को आज? बड़े साहब लग शिकायत करे हो? पूर्व से लंबित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की जाने वाली रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल पेंशन स्कीम को हटाने, पुराने पेंशन व्यवसाय लागू करने, रनिंग अलाउंस और वर्क टू रूल के हिसाब से काम करने सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन रेलवे बोर्ड ने 4 और 5 दिसंबर को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा से मुलाकात कर उनकी सभी मांगें पूरी किए जाने का आश्वासन दिया है, जिसको देखते हुए फेडरेशन द्वारा की जाने वाली यह हड़ताल स्थगित कर दी गई है। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन के डिप्टी डिवीजन कोऑर्डिनेटर दिलीप सहारे ने बताया कि रेलवे कर्मचारी वर्क टू रूल के हिसाब से काम करना चाहते हैं। रेलवे विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते प्रत्येक कर्मचारियों को वर्क टू रूल के अलावा भी अन्य कार्य करने पड़ते हैं, जिसको लेकर संगठन द्वारा हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया था। यदि रेलवे कर्मचारी वर्क टू रूल के हिसाब से काम करेंगे तो पूरे देश में रेल के पहिए थम जाएंगे, जिसे देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा सभी 11 सूत्रीय मांगें पूरे किए जाने का आश्वासन दिया गया है। यदि यह आश्वासन समय रहते पूरा नहीं किया जाता तो संगठन के आह्वान पर पुनः हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के न्यूज चैनलों के माध्यम से एग्जिट पोल आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं व्याप्त हो गई हैं। एग्जिट पोल में जो संभावित सीटें बताई गई हैं, उसमें कांग्रेस को काफी आगे दिखाया गया है। वहीं भाजपा को पिछले वर्ष की अपेक्षा कम सीटें मिलना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी एग्जिट पोल का शुक्रवार को राजनीति से जुड़े लोगों के द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। एग्जिट पोल में जिन पार्टियों को बढ़त मिलना बताया गया है, उन पार्टियों से जुड़े लोगों व समर्थकों के चेहरे खिल उठे। वहीं इसके बाद मंत्रणा भी प्रारंभ हो गई। एग्जिट पोल सर्वे के आधार पर निकाला जाता है, फिर भी कांग्रेस और भाजपा द्वारा इसे परफेक्ट नहीं होना बताया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि एग्जिट पोल वालों ने भाजपा को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल में जितनी सीटें मिलना बताया गया है वे कम है। कांग्रेस को प्रदेश में 140 से अधिक सीटें मिल रही हैं। इस पर पद्मेश न्यूज टीम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा की, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं है। कल जो एग्जिट पोल जो आया है न्यूज चैनल में दिखा है, क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल जब बताते हैं ना तो बोले ये रिजल्ट नहीं है, और उस समय बताते हैं कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और उसमें मार्जिन तो छोड़ते ही है। और एग्जिट पोल तो अब कई बार हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एग्जिट पोल वालों ने अंडर एस्टिमेट किया है। चाहे वो हम गुजरात का चुनाव जब आने वाला था तो सर्वे में हम पीछे ही बता रहे थे। अलबत्ता एग्जिट पोल के बाद भी बीजेपी को बहुत नीचे दिखा रहे थे। सरकार कांग्रेस की बन रही है लेकिन बीजेपी की सरकार बनी। ऐसा ही कर्नाटक में आपने देखा होगा। कर्नाटक में तो जब से सर्वे शुरू हुआ था हमेशा कांग्रेस की बढ़त बताई, लेकिन जब एग्जिट पोल में भी हमें नहीं बताया कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, 60, 70, 65, 45 ऐसे बताते रहे, लेकिन जब रिजल्ट खुला तो हम बहुमत के पास पहुंच गए थे। तो क्या लगता है सर? उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा किसी ने भी एक भी एग्जिट पोल में 200 से ऊपर की सीटें बहुमत किसी ने नहीं बताया कि बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। 300 की तो बात ही छोड़िए, 200 भी एक आध किसी ने बताया, नहीं तो 250, 180, 185 सीटें बताए। लेकिन हम जब खुला, जब असली मतगणना शुरू हुई तो हम 312 पर पहुंच गए। अब मुझे ऐसा लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी हमारी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, तो शायद इस एग्जिट पोल में मुझे ऐसा लगता है कि चैनल वाले बीजेपी की सरकार बताने में थोड़ा डर भी रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत ने कहा कि कांग्रेस की 140 से अधिक सीटें आएंगी। एग्जिट पोल पे तो विश्वास नहीं बैठ रहा है। मध्य प्रदेश में तो थम्पिंग मेजॉरिटी आएगी और अबव 150, ये तो ऐसा है कुछ ही लोगों का, एक विधानसभा क्षेत्र में एक लिमिटेड लोगों से चर्चा करते हैं वो लोग, और यहाँ तो रीजनल अलग अलग ओपिनियन होता है। इस 25 गांव में दूसरा रिजल्ट, तो दूसरे 25 गांव में दूसरा रिजल्ट, तो तीसरे 25 गांव में तो तीसरा रिजल्ट, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है कि कुछ तो सार है, मगर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार जो है एबव 140 से 150 के बीच सीटें मिलेंगी। जैसे देखा गया कि पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल। तो इसमें क्या लगता है, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा गठबंधन? ये पूर्ण बहुमत अभी भी बता रहे हैं तो पूर्ण बहुमत ही है, मगर बहुत मार्जिनल बता रहे हैं, जबकि इससे अच्छा बहुमत आएगा। कहाँ सरकार बन रही? हम अपनी मध्य प्रदेश की बात करें और अन्य जगह में भी? अब अन्य जगह में तो अब अन्य लोग बताएंगे, मगर अब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस संगठन इस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया है और उनको जनता का भरपूर आशीर्वाद जो है मिला है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन। वहीं परसवाड़ा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका के साथ बनेगी मिलीजुली सरकार। अभी भी मुझे पूरी यही उम्मीद है कि मिलीजुली सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी रहेगी, मेजॉरिटी कांग्रेस के पास होगी ज़्यादा, लेकिन बहुमत स्पष्ट नहीं होगा और मिलीजुली सरकार बनेगी। और बीजेपी का तो सवाल ही नहीं होता सरकार बनाने का। बीजेपी का अन्य में कितनी आ सकती है मध्य प्रदेश? अन्य में ज़्यादा हम समझते हैं कि 20 तो आ ही सकती है कम से कम। 12-13 तो बताइए। 20 तक आ सकती है। प्रदेश में सपा की निर्णायक भूमिका होगी सरकार बनाने। बिल्कुल, सपा निर्णय करेगी सरकार कैसी बने और किसकी बने। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा भी जरूरी भी है, जनता के काम के लिए जरूरी भी है कि सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए। तो निरंकुशता से बचाने के लिए ये मिलीजुली सरकार जो बन रही है वो अच्छा है, प्रदेश की जनता के हित में है, इसमें कोई मनमानी नहीं कर सकेगा, तो जनता के काम ज़्यादा होंगे। सरकार जो अन्याय करेगी या करप्शन करेगी भ्रष्टाचार उसमें डरेगी फिर कोई भी सरकार हो। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने कहा कि जनता ने परिवर्तन की लहर से मतदान किया है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और उनके जो रुझान आ रहे हैं, कल शाम से हम लोग देख रहे हैं विभिन्न न्यूज़ चैनल्स में, तो उसमें काफ़ी हद तक दिख रहा है कि जनता ने परिवर्तन की लहर में शामिल होकर अपना मतदान किया है और भाजपा विरोधी माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लंबे समय से राज कर रही थी इन राज्यों में, तो उनसे इन सरकारों से जनता का मोह भंग हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी थी और इसी कारण लगता है कि जनता ने परिवर्तन करने का निश्चय किया है और परिवर्तन करते हुए जनता ने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। एग्जिट पोल के हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ। जैसे देखा गया कि दूसरे दलों के लोग जो है बीजेपी बोल रही है कि नहीं एग्जिट पोल गलत है, ये कुछ भी बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 15 साल से हमारे मध्य प्रदेश में राज किया है। अन्य राज्यों में भी इनका जो 5 राज्य मध्य प्रदेश मिला के हैं
वहाँ पर भी इनका लंबे समय तक शासन रहा है, तो ये आसानी से अपनी हार को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी एक सोच रही है हमेशा से कि हमेशा बड़बोलेपन पे विश्वास करते हैं, बढ़ के बात करने वाली बात है। सच्चाई को स्वीकार करते नहीं हैं, सच्चाई का आईना देखना है पसंद नहीं करते, इसलिए ये इस तरह से एग्जैक्ट पोलों को नकार रहे हैं या गलत बता रहे हैं। मेरे हिसाब से जब मतदान होता है उसके शाम से ही रुझान आना शुरू हो जाते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के या किसी भी चुनाव के, और बहुत हद तक स्थिति समझ में आने लगती है कि किस प्रत्याशी को कितना मतदान उसके पक्ष में हुआ है, कितना वोट उसको मिला है और उसकी क्या स्थिति है। तो यही रुझान तो एग्जैक्ट पोल है, और एग्जैक्ट पोल में अगर ये बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है और कांग्रेस सत्ता। चांगोटोला थाना अंतर्गत बटुआ और मोहगांव के बीच वेगनार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक राजेश मोहगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपका गणपत मरका। क्या करते हो? खेती। ये लड़का कौन है? मेरा लड़का है। ये कैसे दुर्घटना हुई? ये मोहगांव से बटुआ जा रहा था आटा लाने के लिए। कैसे जा रहा था? मोटरसाइकिल से। कैसे ठोस मार दी? जीप से। कौन सी जीप थी? 4 व्हील थी। कौन सी वाली? मार्शल ऐसा कुछ थी क्या? मार्शल ने। तो घायल हो गया, इसके बाद कहाँ ले गए थे? घायल हो गया, इसके बाद लामतला है, लामतला से दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कीनी किरनापुर बीट मंडवाझरी में पदस्थ महिला वन रक्षक रंजीता बोरकर के साथ 10 नवंबर को लांजी के मीटिंग हॉल में मुख्य वन संरक्षक मोहन मीना के द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किए जाने के मामले में शनिवार को पूर्व क्षेत्र लांजी में पदस्थ करीब 20 वन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान भोपाल से पहुंची अपर प्रधान वन रक्षक संजोता मुगदल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में वन रक्षक श्री राम घरते ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये मामला रंजीता बोरकर के साथ में जो सीसीएफ साहब ने अभद्र व्यवहार किए हैं, दुर्व्यवहार के साथ उनके साथ जो बातें की हैं, तो इसकी शिकायत रंजीता बोरकर वन रक्षक ने पुलिस में की है। अच्छा। तो अभी कल डीएफओ साहब ने बुलवाए थे, बयान होना है करके। अच्छा। तो इसी सिलसिले कल तो नहीं हो पाए बयान। अच्छा। तो आज आए हैं, आज और बुलवाए थे। अच्छा, और कोई टीम आई है यहाँ पर? बाहर से भोपाल से टीम आई है। अच्छा, इसमें कितने लोगों के बयान दर्ज होने हैं आज की डेट में? अभी पता नहीं कितने लोगों के बयान दर्ज होना है, तो नहीं पता। तो आप कहाँ से पहुँचे? मैं पूर्व लांजी से। कितने लोग पहुँचे वहाँ से? लांजी रेंज से, यानी पूर्व लांजी और पश्चिम लांजी 2 रेंज है। अच्छा। तो दोनों रेंज में लगभग 20 लोग हैं। अच्छा, बयान दर्ज किए जाने हैं? बुलवाए हैं, अभी बयान किसी की नहीं हुई। तो क्या लगता है इस मैटर में क्या सच्चाई है? अब सर ये बयान अब तो इसमें कोई ऐसी अपमानित या प्रताड़ित करने की बात जो सामने आ रही है, उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? यानी क्या ऐसी कोई घटना घटी थी उस मीटिंग के दौरान? हाँ, उसमें थोड़ा सा जो सीसीएफ साहब ने शब्दों का प्रयोग किए, उन शब्दों से कहीं ना कहीं महिला वन रक्षक के मानसिक तौर पर आहत पहुंची है और वो पीड़ित होकर के ही शिकायत करने का कदम उठाई है। तो इनका व्यवहार सभी कर्मचारी के साथ ऐसा ही रहता है कि महिला कर्मचारी के साथ? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मीटिंग के दौरान हुई है घटना, उसमें एक सीसीएफ जो आईएफएस रैंक के अधिकारी हैं, छोटे वन रक्षक कर्मचारी, छोटा तबका जो है, इस कर्मचारी के साथ ऐसी बातें तो नहीं करना चाहिए, अशोभनीय है ये बात। आपको बताएं कि इस मामले में शुक्रवार को पीड़िता वन रक्षक के भी बयान दर्ज किया जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीज के परिजनों को रात्रि में ठहरने के लिए जिला अस्पताल परिसर में रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में इस रैन बसेरा की हालत दयनीय हो गई है। जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिला अस्पताल में लाखों की लागत से बनाया गया रैन बसेरा स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी के चलते महज शोपीस बनकर रह गया है। हर ओर गंदगी का आलम है। ऐसा प्रतीत होता है मानो महीनों से इसकी सफाई नहीं की गई हो। वहीं इस रैन बसेरा में असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध क्रियाकलाप किए जाते हैं। इस कारण कोई भी व्यक्ति इस रैन बसेरा में ठहरना पसंद नहीं करता। वहीं इस रैन बसेरा में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है।
इस संदर्भ में रैन बसेरा में ठहरे मरीज के परिजनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको रैन बसेरा में? सिर्फ इनको घर मिलता है, खाना मिलता है इनके लिए, एक जन के लिए। यहाँ पानी वाली की सुविधा है अवेलेबल? नहीं, वहाँ से लाते हैं वाले हॉस्पिटल। रैन बसेरा में पानी नहीं है? नहीं था यहाँ पर, पहले था, खराब हो गया। हाँ। और ऊपर टाका पानी नहीं आता तो 2-3 महीने। बाकी अभी पानी वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है? साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? गंदगी, पूरी गंदगी। मतलब 4 लोगों के अलावा और कोई और रहता ही नहीं है यहाँ पर? नहीं, और बाहर के रहते हैं, जाते हैं जी, बाहर के हम ही लोग नहीं जाते। क्या नाम आपका? नगर पालिका के द्वारा गुजरी चौक में आवागमन व्यवस्था को लेकर फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क पर चूने की लाइन डालकर एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे सड़क से 3 फीट अंदर दुकान लगाए। नगर पालिका के द्वारा इस प्रयास को एक सकारात्मक पहल माना जा सकता है, लेकिन गुजरी चौक में पक्के अतिक्रमण कर दुकान जमा कर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए नगर पालिका किसी भी प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींचने में नाकाम साबित हुई है। आपको बताएं कि काफी ऐसे फुटकर सब्जी विक्रेता है जो 25 से 30 वर्षों से गुजरी में सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब सब्जी विक्रेताओं को नगर पालिका प्रशासन अब तक कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पाया है। वहीं गुजरी बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स की हालत वर्तमान में काफी दयनीय हो गई है। नगर पालिका के द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण सब्जी विक्रेताओं की सुविधाओं के लिए किया गया था, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में इस कॉम्प्लेक्स में सब्जी विक्रेताओं का मोह भंग हो गया है। इस संदर्भ में सब्जी विक्रेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम राजू गुप्ता है। अच्छा, ये नगर पालिका ने आज चूने की लाइन डाली, क्यों डाली, क्या कारण है इसका? ये दुकान पीछे करने के लिए। अच्छा, तो क्या यहाँ पर आवागमन में दिक्कत होती, क्या दिक्कत होती है? थोड़ी बहुत तो दिक्कत जाती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि चूने की लाइन जो डाले हैं इससे व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या मालूम नहीं, थोड़ी बहुत तो कम होगी, ऐसा तो है। तो आपको लगता नहीं कि अगर इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, या आपको दुकान दे दी जाती या फिर किसी प्रकार की व्यवस्था दी जाती? ये तो सर नगर पालिका के ऊपर में है, मैं क्या बताऊँ आपको। कब से धंधा कर रहे हैं आप? मैं तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आपको कभी आपने ये कोशिश नहीं किया कि आपको पक्की दुकानें मिले या फिर किसी प्रकार नगर पालिका सहयोग करे आपका? तो वहाँ जगह नहीं है ना जी, कहाँ करेंगे जी। नगर पालिका के द्वारा शनिवार को गुजरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क पर एक चूने की लाइन खींची गई है और सब्जी विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वे अपनी सब्जी की दुकान सड़क से 3 फीट की दूरी पर लगाएं। नगर पालिका के प्रयास के क्या नतीजे सामने आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। शासन के निर्देशों के तहत 15 नवंबर से धान खरीदी कार्य विभिन्न केंद्रों में किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान धान केंद्र का रुख नहीं करते हुए धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे की प्रमुख वजह पर गौर किया जाए तो किसानों को भी महसूस हो रहा है कि सत्ता की बागडोर कांग्रेस संभाल सकती है और कर्ज माफी की घोषणा भी हो सकती है। आपको बता दें कि जिले में सरकारी समर्थन मूल्य पर हर साल 35 लाख मीट्रिक टन धान बेची जा रही है, जो अब तक महज 1130 टन ही बेची गई है। इस संबंध में किसानों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तुम्हारा मानेश्वर जी, ये बताओ, आप लोग धान की अभी कहानी तो चल रही है, लेकिन बाकी जो किसान लोग हैं वो समिति में जा नहीं रहे धान बेचने के लिए, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? अभी क्या है, हम धान इसलिए नहीं बेच रहे कि हमारे ऊपर कर्जा है 1 लाख रुपए का, भी इसलिए कर्जा माफ के चक्कर में हम नहीं बेच रहे हैं धान। अच्छा, आपके गांव के और भी ऐसे किसान होंगे, वो भी नहीं जा रहे, किस कारण से नहीं जा रहे हो? और सभी है ऐसे, हमारे गांव में बहुत लोग इसी कारण से। क्या लगता है आपको कि सरकार गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या किसानों का दूसरी सरकार आएंगी तो कर्जा माफ होगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, कर्जा माफ के लिए। जी, मेरा नाम यशु कुमार भगत। ये बताइए, किसान क्यों नहीं आ रहा है, क्या लगता है कारण यहाँ पे मंडी में धान बेचने नहीं आ रहा है? जी सर, फिलहाल तो एक कारण ये है कि कहानी अभी पूरी नहीं हो पाई है किसानों की, मेरे हिसाब से, तो इसलिए भी किसान पूरे नहीं आ पा रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने क्या है, थोड़ी थोड़ी कहानी कर पाए हैं, तो कुछ ला रहे हैं किसान लोग। और अब ये भी एक कारण है कि जो चुनाव प्रचार में कर्ज माफी की जो घोषणा की गई है, तो शायद उसका भी इंतजार है लोगों को कि सरकार यदि बन जाए और कर्ज माफी हो जाए, तो इस वजह से भी लोग धान दिला पा रहे हैं। समस्या यह है, कर्ज माफी तो है ही है, उसके बाद जो किसान धान लेके आता है उसमें बदरा नहीं होना बोलते हैं, कुछ खबरा नहीं होना बोल रहे हैं, उसको उड़वाया जा रहा है, इसलिए भी किसान धान नहीं ला रहे। अच्छा, किसान के साथ बहुत समस्या है। और बोलते हैं कि 3 माह बाद आपकी धान रिटर्न वापस हो जाएगी।
वो राहुल गांधी ने जो घोषणा किया है कि 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा, उसका भी किसान इंतजार कर रहा है। अच्छा, मतलब सरकार अगर बनेगी तो कर्ज माफी होगी। इसलिए आपको लगता है कि सरकार बनेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर क्यों वेट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, एक कृषक हूँ, मैं तो अपनी जान तोड़ रहा हूँ। हाँ, वही कर्ज माफी वाला चल रहा है ज्यादा। राहुल गांधी ने जो बोला है कि मैं 10 दिन में कर्ज माफ करूंगा, अब देख रहे हैं उसका भी इंतजार, कम से कम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसान तो हर हमेशा लिप्त रहता है कर्ज से। अगर ज्यादा अच्छा है कि कर्ज माफ हो जाएगा, कम से कम किसान बहाल हो जाएगा। हाँ, धान बेचने वही अदरा बदरा है बोलते हैं, धान उड़वाते हैं डबल से। भाई किसान तो हर हमेशा क्या खेत से धान उड़ा के ही लाता है, थोड़ा बहुत भी रहा तो मंडी में उड़वाते। मंडी में भी आज तक अपन ने मंडी में धान ले गए हैं तो वहां पर भी नहीं उड़ाए, और यहाँ पर भी पता नहीं कौन सी समस्या आ गई यहाँ पर, तो जो धान उड़ाने की बात हो रही है। लालबर्दा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजई के ग्राम केवा टोला में पंचायत के द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत करीब 6 लाख रुपए की लागत से पक्की सीमेंट कंक्रीट नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। इससे वर्षों से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को निजात मिलेगी, वहीं ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। इस संदर्भ में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 20 के पंच अनिल सोनवाने ने कहा कि ग्रामीणों व किसानों को काफी सुविधा प्राप्त होगी। ये हमारे आज के 40 सालों से रुका हुआ काम, जो आज हमने हमारे सरपंच महोदय का कामनी बिसेन एवं आनंद बिसेन जी के कार्यकाल में, ये जो 40 साल का रुका हुआ काम हमारे किसान के हित एवं हमारे वार्ड नंबर 20 के जो दूषित पानी, गंदा पानी का मांग थी, वो नाली निर्माण कार्य हुआ। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? हमारे ये रेखचंद जी ठकरेले के घर से लेके श्याम सिंह पटले के घर तक। कितने मीटर की बन रही है? 200 मीटर का काम। कंजई के सरपंच प्रतिनिधि आशीष बिसेन ने इस मामले में क्या कहा, आइए जानते हैं। नाली निर्माण का काम हमने 6 तारीख से किया जी, दिसंबर में। तो कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? ये नाली का काम लगभग 15 दिनों में, 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। सैंक्शन तो पहले ही हो गई थी, पर वो आचार संहिता चुनाव के कारण हम लोगों ने चुनाव के बाद चालू की। तो इससे मतलब क्या, कब से थी ये समस्या? ये बहुत दिन की लंबित मांग थी, ग्राम पंचायत में इसका प्रस्ताव आया तो हम लोगों ने मनरेगा मद से इसको स्वीकृत कराया, जिससे गरीबों को, किसानों को भी पानी का फायदा होगा, मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। कितने मजदूरों को रोजगार? इसमें 27 मजदूर लगे हुए हैं जी, जिन्हें डेली काम मिल रहा है। तो लगभग कितनी लागत से? लालबर्दा क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचे जाने की अफवाहें तेजी से फैल रही थी, जिसे देखते हुए पद्मेश न्यूज टीम ने 7 दिसंबर को नगर मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप पहुंचकर उपभोक्ताओं से इस संबंध में चर्चा की। साथ ही पेट्रोल पंप मालिकों से इस अफवाह के संबंध में जानकारी ली गई। इस मामले में उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप मालिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपका परिचय? ठीक सर, आपको क्या काम है आपका? मोटरसाइकिल में क्या समस्या आ रही है अभी कुछ ऐसा पेट्रोल में पानी को लेकर के? वही पेट्रोल में यानी ज़्यादातर पानी की शिकायत आ रही है। अब वो नया सिस्टम वाला जो पेट्रोल आ रहा है उसके कारण हो सकता है, या पहले से गाड़ी में पानी धोने से पानी आता है गाड़ी में, या जैसे बाहर खड़ी रहने से पानी आ जाता है टंकी में, उसके कारण। लेकिन लोग भ्रमित ये हो रहे हैं कि भाई पेट्रोल टैंक वाला पानी मिला रहा है जी। तो टेक्निकल जैसे आप करते ही हैं, मैकेनिक हैं आप गाड़ी के, तो आपकी क्या मतलब जानकारी है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, संभव तो नहीं है, इस वजह से संभव नहीं है। अगर पेट्रोल मान के चलो, अगर आगे से आ रहा होगा तो सबकी गाड़ी में होना चाहिए ना जी। कुछ गाड़ी में हो रहा है, कुछ गाड़ी में नहीं हो रहा है। तो ऐसे लगभग कितने केस अब तक आ चुके हैं सब पानी वाले? आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, इंडियन ऑयल डीलर, लालबर्दा डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। अभी क्या नया प्रयोग किया जा रहा है अभी पेट्रोल को लेकर? पेट्रोल में 10% इथेनॉल डाल के आ रहा है डिपो से। तो जैसे जो समस्या कई लोगों में चर्चा है कि भाई पेट्रोल में पानी मिला है, ऐसा वैसा, गाड़ी झटके मार रही है, तो ये क्या है इसके पीछे मुख्य रीज़न? पेट्रोल में पानी मिला हुआ नहीं है, असल में गाड़ियों की टंकी में यदि थोड़ा बहुत भी पानी है जी, 10-20 ग्राम 50 ग्राम भी, तो इथेनॉल का जितना परसेंटेज है जी, वो पानी से मिलके वो भी पानी बन जाता है और पानी बढ़ जाता है गाड़ियों में जी। उससे फिर मतलब झटके मारने जैसी समस्या है। पानी आ जाएगा तो गाड़ी बंद होगी, चलेगी नहीं,
झटके मारेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को इसके लिए अपनी टंकी पहले साफ करवा लेना चाहिए एक बार जी, पूरा पानी उसका डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, उसके बाद पेट्रोल डलाना चाहिए। तो ये अभी सभी पेट्रोल पंपों में लागू हो गया है कि कुछ प्रमुख पेट्रोल पंपों में? सिर्फ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों में लागू हुआ है जी। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लागू नहीं हुआ है ये जी। तो मतलब अच्छा आ रहा है इसका रिजल्ट? सुनील रूसे जी, मैं अनिस खान पेट्रोलियम का मैनेजर हूँ जी। जो परेशानी आ रही है, अभी क्या मतलब नया शासन की क्या पहल हुई है? शासन ने नया पहल ये किया है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स किया है जी, जिसमें अगर गाड़ी में अगर एक बूंद भी अगर पानी की मात्रा अगर है तो उसमें थोड़ा सा झटके का और थोड़ा सा चलने में पिकअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहता है जी। तो किस लिए लागू किया शासन ने ऐसा? ये जो अपना प्रदूषण जो है, प्रदूषण बचाव के लिए इसके लिए यूज़ किया है जी। तो अभी ये चालू हो गया है पेट्रोल पंपों में? हाँ, चालू हो गया। जैसे लोगों की जो शिकायतें आ रही कि पेट्रोल में पानी मिला करके दे रहे हैं करके, उसमें जागरूकता कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे आते हैं कस्टमर आपके पास कि पेट्रोल में पानी मिलने की शिकायत हैं? जो थोड़े बहुत आते हैं तो मैनेज करना पड़ता है, जागरूकता कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं जी। तो इथेनॉल से क्या असर पड़ता है पानी को? पानी को असर ये पड़ता है जैसा एक बूंद भी अगर टंकी में अगर पानी है पहले से ऑलरेडी अगर पानी है तो उसको जो फिल्टर करता है, फिल्टर करके जो भाप बनता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया पर्दाफाश। शुक्रवार को टनक दमाहे की खैरलांजी के पास मिली थी रक्त रंजित लाश, मुक्का ही निकला हत्यारा। जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी सहमति से सुलझाए गए 874 प्रकरण। 1,84,95,638 रुपए के पारित किए गए अवार्ड। विधानसभा चुनाव के न्यूज चैनलों में दिखाए गए एग्जिट पोल से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। राजनीतिक पार्टियों ने कहा एग्जिट पोल नहीं है चुनावी परिणाम। जिला अस्पताल के रैन बसेरा की हालत दयनीय। जिला अस्पताल प्रबंधन की उपेक्षा के चलते मरीज के परिजनों के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है रैन बसेरा। नगर पालिका ने फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि सब्जी विक्रेताओं के लिए दुकानों की हो बेहतर व्यवस्था। सीए इंस्टीट्यूट के हो रहे चुनाव। आयकर कार्यालय में पहुंचकर चार्टर अकाउंटेंट ने किया मतदान। और समाजवादी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने रिटर्निंग ऑफिसर आईसीसी बोगचे को मतगणना से दूर रखने की करी मांग। बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में गड़बड़ी होने की जताई आशंका। तो ये थी अब तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।